रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हॉर्मूज से गुजरते जहाज पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसे लेकर दोनों देशों में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका काम खत्म करेगा, कैसे भी जीत हासिल करेगा। जिसके बाद ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि धमकियों के बीच बातचीत मुमकिन नहीं है। दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के बीच दोनों देशों में बढ़ते टकराव ने एक क्षेत्र में मौजूद शांति को खतरे में डाल दिया है। खासतौर पर जिस तरह जहाजों पर हमला हुआ हॉर्मूज में, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान में फिर छिड़ा संघर्ष। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अंकारा में शुरू हुआ नेटो शिखर सम्मेलन। अमेरिका और यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच अहम मानी जा रही बैठक। तुर्की और इजरायल में तनाव से लेकर ईरान और रूस यूक्रेन जंग तक कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कीव पर हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार, रूसी रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें, भारी नुकसान का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम के करीब होने की कही बात। गजा में हमास राज का अंत, सरकार भंग। अब संयुक्त राष्ट्र समर्थित समिति संभालेगी सत्ता। हमास ने मध्यस्थों से की इजरायल पर दबाव बढ़ाने की अपील। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत अंडे, जिनमें छुपे हैं जीव विज्ञान के कई रहस्य। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक होटल के बाहर बम धमाका, बाल बाल बचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांग्लादेश में ढाका के पास एनसीपी छात्रों की रैली में बम धमाका, 3 लोग घायल। जनमत संग्रह लागू करने, नौकरियां पैदा करने, बिजली संकट का समाधान करने जैसी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। अमेरिका और ईरान के बाद अब लीबिया में मध्यस्थ बना पाकिस्तान, विरोधी गुटों में करा रहा समझौता। अमेरिका और सऊदी अरब से मिल रहा समर्थन। पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई को तैयार, सिंधु संधि पर भारत के कड़े रुख से बौखलाया इस्लामाबाद। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने युद्ध की दी गीदड़ भभकी। तो ईरान में जहां दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, शोक में डूबी ईरानी जनता अमेरिका और इजरायल से उनकी मौत का बदला लेने की मांग कर रही है। इस बीच खबर आती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों पर हमला हुआ है और यह हमला ईरान ने किया है, जिसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी और इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या ईरान बदला लेने पर उतर आया है? क्या क्षेत्र में दोबारा जंग भड़कने वाली है? ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने बताया कि सोमवार को ओमान के लिमाह के पास दक्षिण की तरफ जा रहे टैंकर से अज्ञात प्रोजेक्टाइल टकराई, जिससे उसमें आग लग गई। अमेरिका का दावा है कि यह हमला ईरान ने किया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान की IRGC ने सोमवार की रात हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर 2 मिसाइलें दागी। एक ऑयल टैंकर और एक कमर्शियल जहाज इसकी चपेट में आया। दोनों जहाजों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका और ईरान की पीस डील पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ही दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही और अब यह क्षेत्र एक बार फिर संघर्ष का मैदान बनता नजर आ रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां इस तनाव को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ या तो समझौता करेगा या अपना काम खत्म करेगा। हम किसी भी तरह जीतेंगे।
उन्होंने सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत से समझौता करने की इच्छा जताई। मैं समझौता करना पसंद करूंगा। मैं 9.1 करोड़ लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता। हम 1 घंटे में उनके पुल गिरा सकते हैं। हम उनकी ऊर्जा आपूर्ति और बड़े आधुनिक संयंत्रों को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका कुछ ही घंटों में ईरान की बिजली सुविधाओं को तबाह कर सकता है। हर संयंत्र नष्ट हो जाएगा और वे ये बात जानते हैं। उनके पास अब पैसा नहीं है। हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है। यानी ट्रंप एक बार फिर अब धमकी देने पर उतर आए हैं, लेकिन अब तक तो उनकी धमकियों का ईरान पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। बल्कि ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने भी साफ कह दिया है कि धमकियों से बातचीत शुरू नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर धमकियां जारी रही तो अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। लाखों गर्वित ईरानी दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए एकत्रित हो रहे थे। ना तो वे और ना ही हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं किसी भी धमकी से विचलित होती हैं। अपने हस्ताक्षर का सम्मान करें। यही नहीं, अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर भी जिस तरह ट्रंप ने असंवेदनशील प्रतिक्रियाएं दी, उस पर भी ईरान ने कहा है कि अमेरिका के पास ना तो सभ्यता है, ना इतिहास है और ना ही सम्मान। लोगों को मारा जा सकता है लेकिन आदर्शों को नहीं। यानी उसने साफ कर दिया है कि वो आज भी दिवंगत सर्वोच्च नेता के ही उसूलों पर कायम है। गौरतलब है कि अली खामेनेई का पार्थिव शरीर तेहरान से कोम पहुंच गया है, जहां अंतिम यात्रा और धार्मिक रस्में की जा रही हैं। आप जानते हैं कि कोम वही शहर है जहां आयतुल्लाह अली खामेनेई ने धार्मिक शिक्षा हासिल की थी और बाद में ईरान के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं में शामिल हुए। कोम को शिया मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। 8 जुलाई को अली खामेनेई के जनाजे को इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला में ले जाया जाएगा। वहां भी रस्में होंगी जिनमें ईरान के क्षेत्रीय शिया प्रॉक्सी नेटवर्क के प्रमुख लोग शामिल होंगे। यानी एक तरफ शोक सभाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र में बढ़ता तनाव। मौजूदा हालात में नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका और ईरान की पीस डील को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेटो की तुर्की में होने वाली बैठक की। तो तुर्की में नेटो का समिट हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के भी राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में हिस्सा लेंगे। अंकारा में बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अंकारा में ही टिकी हुई हैं। खासतौर पर भारत, चीन और रूस की नजरें इस बैठक में होने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बैठक में शामिल होने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अंकारा पहुंच गए हैं। यह भी तय हो गया है कि ट्रंप समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात पर रूस की नजरें टिकी होंगी। वैसे ट्रंप की जिस मुलाकात को लेकर भारत और इजराइल दोनों की चिंता बढ़ी हुई दिख रही है, वो है एर्दोआन के साथ ट्रंप की बैठक। वैसे नेटो में शामिल पश्चिमी देश तुर्की को हमेशा शक की ही नजर से देखते रहे हैं, लेकिन एर्दोआन इस वक्त पश्चिम एशिया में ट्रंप के सबसे करीबियों में शामिल हो गए हैं। और इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ट्रंप के बिजनेस मॉडल को माना जा रहा है। नेटो को पेपर टाइगर कहने वाले ट्रंप ये बोल चुके हैं कि वो समिट में सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के कारण शामिल हो रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप की अंकारा यात्रा पर तुर्की के साथ अरबों डॉलर के रक्षा समझौते होने की उम्मीद है, जिसमें तुर्की के 5वें जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट कान के लिए डीजल इंजन के साथ ही तुर्की अमेरिका से F-35 फाइटर प्लेन भी खरीद सकता है। इसे लेकर सबसे ज्यादा डर तो इजराइल के ही अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुर्की लगातार इजराइल विरोधी बयान दे रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भी इजरायली सरकार को पूरी दुनिया के लिए समस्या बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी है। और यही कारण है कि इजराइल इस वक्त चिंता में दिखाई दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से तुर्की को F-35 न बेचने की अपील की है। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की। उनका कहना है कि अगर तुर्की को F-35 मिलता है तो पश्चिम एशिया में सैन्य संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। वैसे तुर्की और अमेरिका डील से भारत के लिए भी चिंता की बात नजर आ रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी और अब पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बना रहा है, जिसके चलते भविष्य में अमेरिका से तुर्की को मिलने वाले हथियार भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि पश्चिम देशों की विदेश नीति कभी भी भारत समर्थक नहीं रही है। ऐसे में भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सैन्य संघर्ष अगर होता है तो पश्चिमी देश तुर्की की मदद से पाकिस्तान तक मदद पहुंचा सकते हैं।
वैसे इस समिट पर चीन की भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप इस वक्त चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात खुद ट्रंप को भी पता है कि अब चीन को अकेले रोक पाना अमेरिका में भी इतनी ताकत नहीं है। इसलिए वो नेटो देशों पर दबाव बनाए रखेंगे कि नेटो में शामिल सभी देश अपना रक्षा बजट 5% तक करें। यानी तुर्की में होने वाले नेटो के समिट में इस वक्त पूरी दुनिया की ही नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करते हैं रूस और यूक्रेन में तेज होती जंग की। तो रूस और यूक्रेन पिछले काफी वक्त से जंग लड़ रहे हैं और ये जंग 4 साल बीत जाने के बाद भी थमती नहीं दिख रही, बल्कि और तेज होती ही नजर आ रही है। दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं और इसी कड़ी में अब यूक्रेन ने रूस पर बड़ा पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस में तबाही मचा दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के ओम्स्क क्षेत्र में यारोस्लाव्ल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को की ईंधन आपूर्ति 4 प्रमुख रिफाइनरियों पर निर्भर थी। इन 4 में से 3 रिफाइनरियां पहले ही बंद हो चुकी हैं या इनको भारी नुकसान हुआ है और अब चौथी रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कीव के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यारोस्लाव्ल रिफाइनरी को यूक्रेन के हमले में भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद रूसी रिफाइनरी में आग लग गई। यह हमला उस हमले के जवाब में हुआ है जिसमें कीव में भयंकर तबाही मची थी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर दी थी, जिसमें कम से कम 22 लोगों की जान चली गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन रूस की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ और ये बात खुद यूक्रेनी एयरफोर्स ने भी मानी है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी की वजह से रूस की तरफ से कीव पर दागी गई 23 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक को भी गिराया नहीं जा सका। बता दें कि एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन पर रूस का ये दूसरा बड़ा हमला है जिसमें भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के बाद ये जंग और ज्यादा भड़कती दिखाई दे रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग को खत्म करने के लिए एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम लोगों की सोच से कहीं अधिक इसके समाधान के करीब पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। मैं ये बात बहुत मजबूती से कह सकता हूं। हमारी अच्छी बातचीत हुई और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब वास्तव में युद्ध खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने नेटो की बैठक में इस जंग पर चर्चा की बात कही। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच जारी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना यह होगा कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच कोई सहमति बन पाती है, इस जंग को खत्म करने का कोई हल निकलता है या नहीं। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो गजा में युद्ध विराम के बाद भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, जिससे वहां की जनता पहले से ही त्रस्त है। हमास ने भी आत्मरक्षा का हवाला देते हुए हथियार सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि गजा से हमास का राज खत्म हो गया है। अब वहां संयुक्त राष्ट्र की समिति जिम्मेदारी उठाएगी। इसका ऐलान खुद हमास गुट की तरफ से ही किया गया है। हमास के इमरजेंसी कमेटी के प्रमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह सरकारी गतिविधियों की निगरानी करने वाली कमेटी को भंग करने की दिशा में पहला कदम है। यही वो संस्था है जो हकीकत में गजा पट्टी में हमास की सरकार के तौर पर काम करती है। इसका ऐलान करते हुए हमास ने कहा कि हमने गजा में अपनी सरकार भंग कर दी है और अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक तकनीकी समिति को सत्ता सौंपने की तैयारी चल रही है। हालांकि हमास ने यह तो नहीं बताया कि क्या वो हथियार छोड़ने या सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी अंतरराष्ट्रीय बल को सौंपने जैसा अहम कदम उठाने की भी योजना बना रहा है। लेकिन उसने अपने इस फैसले को सालों की लड़ाई के बाद गजा के पुनर्निर्माण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का सबूत बताया है। इसके साथ ही हमास गुट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर दबाव बनाने की मांग की है। हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने कहा कि मध्यस्थों और गारंटर देशों को अब इजराइल पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो एक अंतरिम फलस्तीनी तकनीकी समिति को गजा पट्टी में प्रवेश करने और एनक्लेव का प्रशासन संभालने की इजाजत दे। इजराइल संयुक्त राष्ट्र समर्थित तकनीकी समिति को गजा का शासन संभालने से रोककर क्षेत्र में प्रशासनिक शून्य पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि फलस्तीनियों की पीड़ा को और गहरा किया जा सके और क्षेत्र में सामान्य जीवन बहाल करने की कोशिशों को कमजोर किया जा सके। लेकिन इजराइल ने हमास के इन बयानों को बेमतलब का बताते हुए खारिज कर दिया। इससे साफ है कि फिलहाल वो गजा से अपने पैर पीछे नहीं खींचने वाला। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो घोषित तौर पर कहा है कि उनकी सेना अब गजा के 70% हिस्से पर कब्जा करेगी।
लेकिन अब जिस तरह हमास ने खुद पीछे हटते हुए इजराइल पर दबाव बढ़ाने की मांग की है और गजा में इजरायली सेना की कार्रवाई की तो पहले से ही निंदा की जा रही है, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर दबाव बढ़ेगा? क्या गजा से इजरायली सेना को वापस भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएंगे? ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत अंडों की। तो क्या आपने कभी एक ऐसा अंडा देखा है जो किसी कीमती रत्न जैसा चमकता हो, या फिर ऐसा अंडा जिसे देखकर लगे कि किसी कलाकार ने बड़ी मेहनत से रंगों की कारीगरी की है? हम अक्सर ही सफेद या भूरे रंग के अंडों को देखने के आदी हैं, लेकिन प्रकृति की दुनिया में ऐसे ऐसे अंडे भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि ये असली हैं। तो आइए आज आपको प्रकृति के उन रंग बिरंगे चमत्कारों की सैर कराते हैं। ये कहानी शुरू होती है मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों से, जहां रहता है ग्रेट तिनामू। इस पक्षी का अंडा किसी साधारण अंडे जैसा नहीं होता, बल्कि गहरे बैंगनी नीले रंग के चमकदार रत्न जैसा दिखाई देता है। इसकी चिकनी और चमकीली सतह इतनी आकर्षक होती है कि कई लोग तो इसे पहली बार देखकर आर्टवर्क या पॉलिश किया हुआ पत्थर समझ बैठते हैं। अब अगर हम उत्तरी अमेरिका का रुख करें तो यहां अमेरिकन रॉबिन अपने घोंसले में आसमान जैसे नीले अंडे देती है। इनका रंग बिली वर्डन नाम के प्राकृतिक पिगमेंट की वजह से होता है। पत्तियों और मिट्टी से बने घोंसले के बीच ये नीले अंडे किसी खूबसूरत सी पेंटिंग का हिस्सा लगते हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि यही रंग इन्हें शिकारियों की नजरों से बचाने में भी मदद करता है। अब बारी आती है ऑस्ट्रेलिया के विशाल पक्षी ईमू की। इसके अंडे गहरे हरे रंग के होते हैं और उनकी सतह पर ऐसी बनावट होती है मानो किसी ने बारीक नक्काशी कर दी हो। लेकिन सबसे भावुक पहलू यह है कि अंडे देने के बाद मादा ईमू चली जाती है और नर ईमू पूरे 8 हफ्तों तक बिना भोजन किए इन अंडों की रक्षा करता है। वो हर पल अपने होने वाले बच्चों की हिफाजत में लगा रहता है। और प्रकृति के ये चमत्कार यही खत्म नहीं होते। कॉमन म्यूर के नाशपाती के आकार वाले अंडे चट्टानों पर भी आसानी से नीचे नहीं गिरते। हर अंडे पर बने अलग अलग काले और भूरे पैटर्न मां पक्षी को अपनी संतान पहचानने में मदद करते हैं। वहीं कुछ पक्षियों के अंडे हल्के नीले, गुलाबी, लाल और काले धब्बों वाले भी होते हैं। दरअसल इन रंगों के पीछे भी प्रकृति का विज्ञान छिपा हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि बिली वर्डन और पोर्ट्रोपोर्फिरिन नाम के 2 प्राकृतिक पिगमेंट अंडों को अलग अलग रंग और डिजाइन देते हैं। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते, बल्कि अंडों को घास, पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपाकर सुरक्षित रखने का काम भी करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अंडे को देखें तो याद रखिए कि प्रकृति की दुनिया में हर अंडा सिर्फ एक जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि रंगों, विज्ञान और अद्भुत रहस्यों की एक अनोखी कहानी भी है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।